हेलो प्यारे दोस्तों। तो ये वीडियो हमारा जो हम क्लास 9th का मैथ्स का सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे थे तो उसी का पार्ट 3 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप पार्ट 1 और 2 को देख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो हमारा ये सैंपल पेपर है इसका क्वेश्चन नंबर 24 और उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है वो हमारा ये रहा। हमसे बोला गया है प्रूव दैट इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। और इस क्वेश्चन को आप हिंदी मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कहा गया है, हमें सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। तो ये चीज हमें सिद्ध करना है। अब देखिए इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना जो सॉल्यूशन है उसमें इस तरह से एक सर्कल बनाना है। ठीक है, और सर्कल में हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन है उसमें हमसे बोला गया है कि सिद्ध करने के लिए कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। तो ये जो हमारा सर्कल है, जो वृत्त है, इसकी समान जीवाएं हम लेंगे दो, यानी कि दो इक्वल कोड्स लेंगे। तो मान लीजिए कि एक हमारा ये वाला कोड है और एक मान लेते हैं कि ये वाला कोड है। ठीक है, इस कोड का नाम यहाँ पर हमने दे दिया ए बी। तो ये हमारा ए बी हो गया और इसका नाम दे देते हैं सी और ये डी। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि जो ये दोनों इक्वल कोड्स हैं ये दोनों इस सर्कल के सेंटर पर इक्वल एंगल्स बनाती हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो ये कोड इस सेंटर पर एंगल कैसे बनाएगी, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए और ओ को इस तरह से ज्वाइन करना पड़ेगा। ऐसे ही बी और ओ को ज्वाइन करेंगे, इसी तरह से सी और ओ को ज्वाइन कर देंगे और ये डी और ओ को भी ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए ये जो ए बी है इससे सेंटर पर ये हमारा एंगल बन रहा है और इस सी डी कोड से ये वाला एंगल हमारा बन रहा है। तो अब हमें ये जो दोनों एंगल्स हैं ना, इनको ही हमें इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो ये हमारा प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, तो इसीलिए सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखेंगे जो हमें गिवन, यानी कि जो हमें दिया गया होता है। हमें क्या गिवन है कि अ सर्कल विद सेंटर ओ, यानी कि ये सर्कल जिसका सेंटर ओ है, इन विच ए बी इक्वल्स टू सी डी, यानी कि ये ए बी और ये सी डी दोनों कोड्स हैं। तो ये दोनों हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, यानी कि दोनों इक्वल हमें दिया गया है। अब हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये एंगल और ये एंगल को इक्वल प्रूफ करना है, यानी कि एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी। तो टू प्रूफ में लिखेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल प्रूफ करना है एंगल सी ओ डी के। अब यहां से हमारा प्रूफ स्टार्ट होता है। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम कि यहां पर दो ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे। एक तो ट्रायंगल ये वाला है ए ओ बी और दूसरा ट्रायंगल सी ओ डी है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लेंगे और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हमें लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल दूसरा कौन सा है, सी ओ डी है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें तीन कंडीशन दिखाना होता है। तो सबसे पहले देखिए जो ये ट्रायंगल ए ओ बी है इसमें हमारा ये जो ए बी है और इस ट्रायंगल सी ओ डी में ये जो सी डी है दोनों इक्वल होंगे, यानी कि ये ए बी और ये सी डी दोनों हमारे इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों कोड्स हैं इस सर्कल के और दोनों हमें इक्वल दिया गया है। तो इसीलिए यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो ए बी है वो हमारा इक्वल होगा सी डी के। इसका रीजन हम देंगे, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसके अलावा जो ये हमारा ट्रायंगल है ए ओ बी, इसमें ये जो ए ओ है वो किसके इक्वल होगा, इस वाले ट्रायंगल में इस डी ओ के। या फिर यहां पर देखिए जो ट्रायंगल ए ओ बी है तो ए ओ, ए हमारा शुरू में है और ओ जो है वो बीच में है। तो जो ट्रायंगल सी ओ डी है इसमें शुरू में सी है और ओ बीच में है, यानी कि हम ए ओ ले रहे हैं, यानी कि पहला और बीच वाला ले रहे हैं, तो इसमें भी पहला और बीच वाला यानी कि सी ओ लेना पड़ेगा।
तो AO के इक्वल में हमारा CO होगा। इस तरह से आपको ये ध्यान रखना होता है, क्योंकि जब हम जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका जब हम नाम लिखते हैं ना, तो उसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है, जो मैंने अभी आपको समझाया इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो AO यानी कि ये और CO यानी कि ये दोनों हमारे क्या हैं, AO और CO ये हमारे इक्वल हैं। इसी तरह से जो ये BO और जो ये DO है ये भी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्योंकि ये AO और ये हमारा CO दोनों इक्वल क्यों होगा, क्योंकि AO जो है वो हमारा इस सर्कल का क्या है, रेडियस है, और CO भी इस सर्कल का रेडियस है। तो एक सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो इसीलिए ये दोनों इक्वल होंगे, यहां पर हमने लिख दिया। ऐसे ही ये जो BO है ये हमारा इस DO के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, रेडियस हैं, तो इसीलिए हम लिखेंगे कि BO इक्वल्स टू DO होगा। इन दोनों का रीजन सेम होगा, क्योंकि ये हमारे रेडियस हैं सर्कल के, तो यहां पर हम लिख देंगे रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, और ये हमारा हो गया। इसको आप हिंदी मीडियम में लिख लेना, जो यहाँ पर गिवन है इसकी जगह पर आप लिखोगे दिया है। टू प्रूफ में यहाँ पर हिंदी में आप लिखेंगे सिद्ध करना है, और प्रूफ में यहाँ पर आप लिखेंगे सिद्ध। ठीक है, और इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD है तो आप लिखेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में। तो इस तरह से आपको ये कर लेना है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए हमने दोनों ही जो ट्रायंगल है ना, इसमें तीन कंडीशन यहाँ पर हमने दिखा दिया। AB और CD हमने बराबर दिखा दिया, AO और CO, BO और DO। तो ये जो हमारे तीनों हैं ये हमारे दोनों ही ट्रायंगल्स के साइड्स हैं। ये देखिए AB और CD, ये AB ये CD, AO और CO, ये AO और ये CO है, BO और DO, ये BO और ये DO है। तो ये दोनों ही ट्रायंगल्स में हमने तीनों ही साइड्स को इक्वल दिखाया है, तो इसीलिए इसमें हमारा जो SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है वो अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले यहां पर हम लिख देंगे कि ट्रायंगल AOB ये हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ट्रायंगल COD के, और इसका रीजन हम लिखेंगे बाय SSS यानी कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से। ठीक है, तो अगर हमारा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो इनके जो ये एंगल्स है ना ये दोनों इक्वल होंगे बाय CPCT यानी कि CPCT से। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल जो हमारा AOB है ये इक्वल होगा एंगल COD के, और इसका रीजन हम लिखेंगे बाय CPCT। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, इसका ये सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 25 है उसको करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है द फॉलोइंग इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 10 फैमिलीज ऑफ द पर्टिकुलर एरिया। इसका बाकी का पार्ट हमें यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो हमें दिया गया है ये मंथली एक्सपेंडिचर है 10 फैमिलीज का। ठीक है, बोला गया है आगे मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बाय यूजिंग द फॉलोइंग क्लास इंटरवल। ये हमें क्लास इंटरवल दिया गया है, इसका यूज करके हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए बोला गया है। और इस क्वेश्चन को आप हिंदी मीडियम में यहाँ पर देख सकते हैं। विशेष क्षेत्र के 10 परिवारों का मासिक व्यय निम्नलिखित है, ये हमें दिया है। निम्नलिखित वर्ग अंतराल का उपयोग करके एक बारंबारता वितरण तालिका बनाएं। तो हमें ये जो वर्ग अंतराल दिया है इसका यूज करके और बारंबारता वितरण तालिका बनाना है। तो देखिए कैसे बनाते हैं हम इसको। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमें ये क्लास इंटरवल दिया है इसको हम पहले कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्लास इंटरवल, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ CI यानी कि क्लास इंटरवल। तो हमें शुरू कहाँ से करना है, 100 से 120, यानी कि पहला जो क्लास इंटरवल होगा वो होगा 100 to 120, फिर 120 to 140 है, तो ये 120 to 140, इसके बाद 140 to 160, फिर 160 to 180, और इसी तरह से लास्ट है 180 to 200। तो ये हमारा बन गया क्लास इंटरवल का कॉलम। अब इसके बाद हम बनाते हैं टैली मार्क्स का। ठीक है,
तो ये हमने टैली मार्क्स का बना लिया कॉलम, और इसके बाद लास्ट कॉलम हम बनाते हैं फ्रीक्वेंसी का। तो ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है वो 145 दिया है। अब 145, ये पहला जो हमें दिया है डाटा 145, ये किसके, ये जो क्लास इंटरवल है तो किसके बीच में लाई करेगा 145, तो वो हमारा 140 टू 160 के बीच में आएगा। इसीलिए टैली मार्क्स में हम इस तरह से 1 कर देंगे। ठीक है, यानी कि ये हमने एक लाइन खींच दिया टैली मार्क्स में। अब इसके बाद दूसरा है 115 यानी कि 115, तो वो हमारा 100 से 120 के बीच में आएगा, तो यहाँ पर हम इस तरह से खींच देंगे। फिर अगला है 129, ये हमारा इस क्लास इंटरवल के बीच में आएगा, तो यहाँ पर इस तरह से हम कर देंगे, एक लाइन खींच देंगे। फिर अगला है 135, तो ये हमारा इसी के बीच में 120 से 140 के बीच में आएगा, तो इस तरह से एक और हम टैली मार्क में कर देंगे। इसके बाद ये हमारा कौन सा था 135, अब 139 है, तो 139 जो है ये हमारा इसी में ही लाई करेगा, तो इस तरह से एक और हम खींचेंगे। इसके बाद 158, तो 158 हमारा इसमें लाई करेगा, तो यहाँ पर इस तरह से करेंगे। फिर 170 हमारा ये क्लास इंटरवल में आएगा। इसके बाद 175 है जो कि इसी में लाई करेगा, और इसके बाद 188 है, तो 188 इस वाले में आएगा हमारा, और इसके बाद है लास्ट 163, तो 163 इसमें हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमने टैली मार्क्स कर दिया। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में क्या लिखते हैं, ये हमारा कितना है 1 ही है, तो 1 लिखेंगे। फिर यहाँ पर कितना है 1 2 3, तो यहाँ पर 3, ये हमारा है 2, ये भी 3, और ये है 1। ठीक है, और इस तरह से करने के बाद अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम कर देते हैं टोटल। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब टोटल यानी कि इसका फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे, 1 और 3 4, 2 6, और 3 9 और 1, ये हो गया हमारा 10। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इस तरह से हमें बनाना होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, जो अगला हमारा क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन नंबर 26 से है। तो क्वेश्चन नंबर 26 से जो हमारा सेक्शन सी है ये हमारा स्टार्ट हो जाता है, और सेक्शन सी में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं और सारे 3 मार्क्स वाले हैं। ऐसे ही आपका जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें भी मैथ्स का जो पेपर होगा उसमें ऐसा ही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें बोला है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो इसको हमें रैशनलाइज करना है, और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम में, हर का परिमेयकरण कीजिए, ये हमें बोला गया है। तो देखिए कैसे करेंगे हम हर का परिमेयकरण, चलिए इसको अब हम करते हैं। हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमें दिया है 1/9 प्लस √5 प्लस √6, ये हमें दिया है। तो आपने बुक में इस तरह का क्वेश्चन नहीं किया होगा जिसमें नीचे इस तरह से 3 नंबर्स आपको दिए गए हों, आपने सिर्फ 2 नंबर्स वाले ही किए होंगे। तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं रैशनलाइज करने वाले, उसको हम कैसे करते हैं। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 3 हमें नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये जो हमारा 9 प्लस √5 है ना, इसको हम अलग कर देंगे, और ये जो √6 है इसको हम अलग कर देंगे, यानी कि 9 प्लस √5 को हमें ये एक साथ मानना है और √6 हमारा ये अलग है। ठीक है, तो अब हम इसको इस तरह से सबसे पहले लिखेंगे 1/9 प्लस √5, ये हमने एक साथ लिया है, तो इनको ब्रैकेट में 9 प्लस √5 एक साथ लिख देंगे, और ये हमारा √6 है प्लस में, तो इसको हमने लिख दिया। अब क्या करते हैं हम कि देखिए सबसे पहले आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि हमने इस तरह से 9 प्लस √5 को ब्रैकेट में क्यों लिखा है एक साथ, क्योंकि ये जो है इसको हम a मान लेंगे, और ये जो है हमारा √6 ये हो जाएगा b, तो a प्लस b और a माइनस b वाला जो आइडेंटिटी होता है वो इसमें लग सके, वो इसमें यूज हो सके, इसीलिए हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं रैशनलाइज में, तो मल्टीप्लाई करते हैं जो ये नीचे होता है इसका, तो 9 प्लस √5 प्लस √6 है, तो सबसे पहले तो 9 प्लस √5 ये हम लिखेंगे,
और जो नीचे साइन होता है तो इसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस में आ जाएगा √6। और यही सेम नीचे भी हम लिखते हैं 9 + √5 और माइनस में √6। ठीक है, अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आगे हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 9 + √5 है इसका सबसे पहले 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा 9 + √5 ही आएगा। फिर माइनस √6 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -√6 ही आएगा। और नीचे देखिए अब ये हमारा पूरा क्या है, a प्लस ये है b, और ये जो है 9 + √5 ये है a और ये माइनस और ये √6 क्या है b। तो इसमें हमारा कौन सा आइडेंटिटी लग रहा है, इसमें हमारा लग रहा है a + b और a - b वाला आइडेंटिटी। तो इसके इक्वल में क्या होता है, a² - b²। तो देखिए a² हमारा 9 + √5 है तो इसीलिए यहां पर आ जाएगा 9 + √5 और ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, फिर माइनस और फिर b² है तो b हमारा √6 है, यहां पर आप देख सकते हैं। तो ये √6 और ये स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ऊपर जो है उसको तो जैसा है वैसा ही हम उतार देंगे, यानी कि 9 + √5 - √6। नीचे देखिए ये a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा होगा। 9 + √5 का होल स्क्वायर है, यानी कि ये हमारा किस फॉर्म में दिख रहा है, ये a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। तो इसमें हम यही वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है हमारा a² + 2ab + b² होता है। ठीक है, तो सबसे पहले a² है, a हमारा इसमें 9 है तो इसीलिए ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। इसके बाद प्लस में 2ab तो ये +2 और फिर a हमारा 9 है तो 9 और फिर b हमारा कितना है, ये देखिए √5 है तो इसीलिए b की जगह पर √5 आ गया। फिर प्लस में b² तो ये प्लस और b हमारा √5 है तो ये √5 का स्क्वायर। इसके बाद माइनस में √6 का स्क्वायर है तो ये माइनस जो है इसको तो उतार देंगे, √6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 6 बचेगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ऊपर जो है इसको तो हमें एज इट इज लिखना पड़ेगा 9 + √5 - √6। नीचे देखिए यहां पर 9 का स्क्वायर हो रहा है तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 81। 2 9 और √5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 9 जा 18, 18 का √5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18√5। और यहाँ पर ये प्लस में √5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 आएगा तो यहाँ पर 5 और माइनस में क्या है 6। अब ऊपर वाले को फिर से उतारेंगे, 9 + √5 - √6। नीचे देखिए 81 + 5 ये हो जाएगा 86, ये और ये मिलकर 86 हो गया। 86 में से ये 6 माइनस हो रहा है तो क्या बचेगा, सिर्फ 80 बचेगा। और ये प्लस में हमारा बच रहा है 18√5। ठीक है, तो ये हमारा यहां तक आ रहा है। अब इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे और यही हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया है अच्छे से। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 ये आप देख सकते हैं। तो इसमें हमसे बोला गया है, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस्ड to point P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisects angle ZYP, find angle XYQ and reflects angle QYP. तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम हिंदी में पढ़ लेते हैं। यह दिया गया है कि एंगल XYZ 64 डिग्री और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी गई जानकारी से एक आकृति बनाएं। यदि किरण YQ कोण ZYP को समद्विभाजित करती है तो कोण XYQ और प्रतिवर्त कोण QYP ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें हमें बोला गया है कि दी गई जानकारी से एक आकृति बनाएं, हमें एक आकृति बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम एक आकृति बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे हम,
हमें बोला है कि एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री है। तो यहां पर इस तरह से ये हमने एक एंगल बना लिया है, ये हमारा है 64 डिग्री, ये हमने मान लिया। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा हमारा एक्स और ये पॉइंट हो जाएगा वाई, और इस पॉइंट का नाम यहाँ पर यानी कि ये जो है हमारा ये हो जाएगा वाई जेड वाई एक्स। ठीक है, हमें बोला गया है कि एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, यानी कि ये जो एक्स वाई है इसको आगे बढ़ाया गया है, इस तरह से मान लेते हैं यहां तक बढ़ाया गया है, और यहां पर मान लेते हैं ये पॉइंट है P। तो एक्स वाई को हमने P तक बढ़ा दिया। अब ये हमारा कुछ इस तरह से आकृति बन रहा है। अब आगे बोला गया है कि दी गई जानकारी से एक आकृति बनाए, ये हमने बना लिया। अब बोला है यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, यानी कि किरण वाई क्यू, इधर हमारा इस तरह से एक किरण बनेगा, एक रे बनेगा जिसका नाम होगा ये वाई और इसका नाम हो जाएगा क्यू। तो ये जो वाई क्यू रे है वो इस एंगल को यानी कि एंगल जेड वाई पी यानी ये जो पूरा एंगल है इसको समद्विभाजित यानी कि बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि ये जो इतना एंगल आप देख रहे हैं, सिर्फ ये इतना, ये इक्वल होगा इस वाले एंगल के, क्योंकि जेड वाई पी यानी कि यहां से यहां तक हमारा है, तो इसको ये वाई क्यू जो रे है ये बाइसेक्ट करती है, तो इसीलिए इतना जो है वो इतने एंगल के इक्वल होगा। तो हमसे एंगल एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्त यानी कि रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी फाइंड करने के लिए बोला है। तो चलिए इसको हम करते हैं। यहां से हमारा सॉल्यूशन शुरू होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें आपको एक चीज आराम से दिख रहा होगा कि जो हमारा ये वाला एंगल है यानी कि एंगल, इसका नाम क्या है जेड वाई क्यू, और जो ये वाला एंगल है यानी पी वाई क्यू, तो ये दोनों हमारे इक्वल होंगे। तो यहां पर लिखेंगे कि एंगल पी वाई क्यू ये इक्वल होगा एंगल जेड वाई क्यू के। ठीक है, इसका रीजन क्या लिखेंगे हम, क्योंकि ये जो वाई क्यू रे है वो जेड वाई पी को बाइसेक्ट करती है। तो लिखेंगे वाई क्यू, आप हिंदी में लिखना वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, और इंग्लिश में लिखेंगे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल पी वाई जेड, या फिर जेड वाई पी भी हम लिख सकते हैं, पी वाई जेड या फिर जेड वाई पी। ठीक है, तो एंगल जेड वाई पी को जो वाई क्यू है वो बाइसेक्ट करती है, इसलिए ये और ये दोनों जो एंगल हैं वो हमारे इक्वल होंगे। अब हम क्या करेंगे कि लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे, ये जो दोनों एंगल्स हैं इनको एक्स लेट करेंगे, यानी कि यहां पर हम लिखेंगे एंगल ये हमारा पी वाई क्यू इक्वल एंगल जेड वाई क्यू इक्वल एक्स, ये हमने दोनों ही एंगल्स को एक्स लेट कर लिया। अब जैसा कि आपको पता होगा कि एक लाइन पर, एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये हमारा बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर एक ये एंगल बन रहा है, एक ये और एक ये 64 डिग्री वाला, तो इन तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। तो ये जो दोनों एंगल्स हैं इनको तो हमने x लेट कर लिया यहाँ पर, तो यानी कि x यानी ये वाला प्लस ये, तो x प्लस 64 इक्वल में क्या होगा 180। इसका रीजन हम देंगे क्योंकि ये जो px है, px इज अ लाइन या फिर स्ट्रेट लाइन, इस तरह से हम लिख देंगे रीजन में। अब ये x प्लस एक्स ये हो जाएगा 2x, और ये 180, ये 64 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 180 में से 64 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 116। अब 2 को इधर शिफ्ट करेंगे, इधर x बचेगा, तो 2 इधर जाके 116 में डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो कितना आएगा 50, ये हमारा आ जाएगा 58। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना आ गया 58 आ गया। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, हमसे एंगल एक्स वाई क्यू यानी कि यानी कि ये पूरा एंगल हमसे पूछा गया है। अब ये एंगल हम कैसे बता सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे एंगल एक्स वाई क्यू। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एंगल एक्स वाई क्यू यानी कि ये जो पूरा है वो इस वाले एंगल से 64 डिग्री से और इस एंगल यानी एक्स से मिलकर बना है, तो हम
क्या लिख सकते हैं, एंगल, ये जो हमारा x है इसका नाम है ZYQ, तो एंगल ZYQ प्लस कर देंगे ये 64, तो हमारा ये XYQ आ जाएगा। तो ZYQ यानी कि ZYQ ये वाला, ये x हमने लेट किया था, x की वैल्यू 58 आया है, तो 58 प्लस ये 64, तो ये हमारा इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 122। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा हमसे पूछा है प्रतिवर्त यानी कि रिफ्लेक्स एंगल QYP, तो यहां पर हम बताएंगे रिफ्लेक्स किसका, QYP का। तो आपको याद रखना है कि जब भी किसी एंगल का रिफ्लेक्स पूछा जाता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि 360 में से माइनस कर देते हैं इसी एंगल को, यानी कि एंगल QYP को। तो ये 360 माइनस QYP यानी कि ये वाला, तो इसको हमने x लेट किया था, x की वैल्यू 58 आया है, तो इसीलिए 58 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 203 यानी कि 302 डिग्री। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया जो क्वेश्चन नंबर 27 है इसका। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए इसी क्वेश्चन में हमें अथवा यानी कि और में भी क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले इंग्लिश मीडियम में इसको हम पढ़ लेते हैं। तो हमसे बोला गया है इन द गिवन फिगर इफ AB पैरेलल टू CD, ये हमें फिगर दिया है और AB यानी कि ये और CD यानी कि ये हमें पैरेलल दिया है, और EF परपेंडिकुलर CD यानी कि ये जो EF है वो इस CD पर परपेंडिकुलर है, एंड एंगल GED 126 डिग्री, फाइंड एंगल AGE, एंगल GEF एंड एंगल FGE। तीन एंगल्स हमें फाइंड करने के लिए इसमें बोला है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप हिंदी मीडियम में देख सकते हैं। दिए गए चित्र में यदि AB समांतर CD, EF लंब CD और कोण GED 126 डिग्री है, कोण AGE, कोण GEF और कोण FGE ज्ञात कीजिए। तो तीन कोण हमें इसमें ज्ञात करने हैं। चलिए करते हैं इसको हम। तो सबसे पहले हम कौन सा एंगल ज्ञात करें, किसी को भी हम कर सकते हैं इन तीनों में से। तो देखिए एंगल GEF यानी कि इस वाले एंगल को सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे हम, इसके लिए देखिए एंगल GEF यानी कि ये इतना एंगल और ये जो इतना आप देख रहे हैं एंगल ये E नहीं है, F है, FED, तो ये इतना और ये इतना दोनों मिला करके क्या बना रहे हैं, एंगल GED यानी कि ये पूरा यहां से यहां तक। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल जो हमारा GEF है और प्लस में एंगल ये जो FED है, FED, तो ये दोनों को प्लस करने पे क्या आएगा, एंगल GED, तो एंगल GED लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए एंगल GEF, तो इसको तो हम उतारेंगे, प्लस एंगल FED यानी कि ये यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर है यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और एंगल GED, तो एंगल GED 126 हमें गिवन है तो इसकी जगह पर 126 आएगा। अब एंगल GEF कितना हो जाएगा, 90 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो 126 में से 90 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा, ये बचेगा हमारा 6 और 3 यानी कि 36 डिग्री। ठीक है, तो एंगल GEF एक हमारा आ गया है 36 डिग्री। अब इसके बाद दूसरा हम कोई सा भी एंगल को आप पहले निकाल सकते हैं तीनों में से। अब हम ये जो AGE है इसको फाइंड कर लेते हैं। AGE यानी कि ये वाला एंगल, तो इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए आपको पता होना चाहिए जैसे कि ये हमारी दो यहाँ पर पैरेलल लाइंस हैं, तो पैरेलल लाइंस के बीच में से इस तरह से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारा क्या होगा इसमें कि जो इसमें ये वाला एंगल है और ये एंगल ये दोनों इक्वल होते हैं, ऐसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी हमारे इक्वल होते हैं। इनको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि एकांतर अंतःकोण बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ये AGE है यानी कि ये वाला और ये जो एंगल GED है यानी कि ये वाला, ये दोनों भी क्या बना रहे हैं, एकांतर अंतःकोण यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इसीलिए ये दोनों हमारे बराबर होंगे।
तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए जी ई इक्वल होगा किसके, एंगल जी ई डी के, जी ई डी के। इसका रीजन हम लिखेंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एंगल ए जी ई इक्वल्स टू एंगल जी ई डी। तो एंगल जी ई डी हमें 126 दिया है, तो 126 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो हमने फाइंड कर लिया। अब तीसरा रह गया एफ जी ई। तो एफ जी ई हमारा कहां पर है, एफ जी ई, यानी कि ये वाला एंगल अब हमसे पूछा गया है। तो ये एंगल कैसे बता सकते हैं, देखिए हमें पता है कि ये हमारा जो ए बी है ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल्स बनते हैं उनका सम क्या होता है 180, या फिर इसमें हमारा ये लीनियर पेयर भी बन रहा है। देखिए इस लाइन पर एक ये और एक ये दो ही एंगल्स बन रहे हैं, तो दो एंगल्स जब बनते हैं एक लाइन पे इनको हम लीनियर पेयर बोलते हैं। तो इसीलिए लीनियर पेयर हमारा ये दोनों बन रहे हैं, ए जी ई और जो हमारा ये एफ जी ई है, ये दोनों। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, ए जी ई और एफ जी ई इक्वल्स टू 180। इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, ये हमारे लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो ए जी ई हमें 126 हमने निकाल लिया, तो इसकी जगह पर 126 पुट करेंगे प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 180। अब 126 को इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर बचेगा एफ जी ई। 126 इधर जाके 180 में से माइनस हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, तो एंगल एफ जी ई कितना आ गया, ये आ गया 54 डिग्री, और यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें बोला है द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशो ऑफ 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो हमसे एरिया फाइंड करने के लिए बोला है। ये रहा हिंदी मीडियम में, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाएं ये हमें दी गई हैं 3:5:7 के अनुपात में है, और इसका परिमाप 300 मीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं हम। तो देखिए कैसे करेंगे हम, इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया है, ये हमारा ट्रायंगुलर प्लॉट है हमने मान लिया। हमें इसका जो साइड है यानी कि तीनों जो साइड्स हैं उनका रेशो दिया हुआ है। तो जब भी हमें रेशो में साइड्स दिए गए होते हैं तो हम क्या करते हैं कि इनके साथ वेरिएबल्स लगा देते हैं, यानी कि इनके साथ x लगाकर और साइड्स मान लेंगे। तो पहला हमें 3 दिया है ना, तो इस वाले साइड को 3 के साथ x लगाकर 3x मान लेंगे। दूसरा हमें 5 दिया हुआ है रेशो, तो इसके साथ x लगाकर और दूसरा यानी इस वाले साइड को 5x मान लेंगे। तीसरा 7 दिया है, तो इस वाले साइड को 7x लेट कर लेंगे। ठीक है, अब हमें पेरीमीटर 300 मीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों साइड्स का सम होता है पेरीमीटर। तो ये तीनों साइड्स 3x 5x और 7x है, यानी कि अगर हम 3x प्लस 5x प्लस 7x करेंगे तो इसके इक्वल में 300 हो जाएगा। ठीक है, तो 3x और 5x ये हो गया 8x और 7x ये हो गया 8x और 7x ये हो गया हमारा 15x इक्वल में 300। 15 को इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर x बचेगा, तो 15 से 300 को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 20। तो x की वैल्यू हमारा 20 आ गया। अब x की वैल्यू 20 आ गया तो हम इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स को फाइंड कर सकते हैं। पहला साइड को हमने 3x लेट किया था, तो ये 3 इंटू एक्स की वैल्यू हमारा 20 आया है, तो ये हो जाएगा 60। और दूसरा हमने 5x लेट किया था, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू है 20, तो ये हो जाएगा 100। और तीसरा हमने 7x लेट किया था, तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू है 20, तो ये हो जाएगा 140। ठीक है, तो ये हमने तीनों जो साइड्स हैं ट्रायंगल के वो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब हम
इसका एरिया हमें निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, यानी एस की वैल्यू। तो एस की वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए बी सी क्या होते हैं, तीनों साइड्स होते हैं। तीनों साइड्स हमारे ये रहे, यानी कि 60 प्लस दूसरा है 100 प्लस तीसरा है 140 अपॉन में क्या है 2। अब इनको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने पे जो है ये हमारा 300 आएगा, नीचे 2 है, 2 से 300 को डिवाइड करेंगे तो 150 आएगा। 150 एस की वैल्यू आ गया। अब हम निकाल सकते हैं एरिया। तो एरिया निकालने के लिए हीरोन फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है, अंडर रूट एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब देखिए इसमें वैल्यू रखेंगे सबका। तो सबसे पहले एस की वैल्यू 150 है, तो ये 150, फिर एस माइनस ए यानी 150 माइनस ए की वैल्यू, देखिए ए की वैल्यू 60 लिया है हमने तो 60 लिखेंगे। फिर एस यानी कि 150 माइनस बी की वैल्यू 100 लिया हुआ है, और फिर इसके बाद एस यानी कि 150 माइनस सी की वैल्यू 140। ठीक है, अब देखिए आगे जब इसको हम करेंगे तो ये 150 माइनस 60 ये हो जाएगा 90, 150 माइनस 100 ये हो जाएगा 50, और 150 माइनस 140 ये हो जाएगा 10। अब हम क्या करते हैं कि जो ये रूट के अंदर हमारे ये नंबर्स हैं इनके हम पेयर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि रूट से बाहर हम निकाल सकें। तो पेयर बनाने के लिए हम इनको फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ये 150 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 150 को 50 इंटू 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 50 और 3 का गुणा करने पर 150 आ जाएगा। फिर 90 है, तो 90 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 3 इंटू 10 लिख सकते हैं। 3 3 9, 9 10 90, और जो 50 है इसको एज इट इज रहने देंगे और इस 10 को भी एज इट इज। अब देखिए 50 एक पेयर बन रहा है तो इसको रूट से बाहर एक बार लिखेंगे। ये 3 का भी एक पेयर बन रहा है, इसको भी रूट से बाहर एक बार, और इस 10 का भी पेयर बन रहा है, इसको भी रूट से बाहर एक बार। और ये 3 सिंगल है, अकेला है, तो इसको रूट के अंदर ही लिखना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा 50, 3 और 10 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1500, और ये रूट 3, और हमें मीटर में दिया हुआ है पेरीमीटर, तो इसीलिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है इसका हमने सॉल्यूशन कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। तो इसमें बोला है अ रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप प्लेइंग इन अ पार्क वाज फाउंड एज फॉलोज। ये आप देख सकते हैं, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डेटा अबव। तो इस डेटा को हमें हिस्टोग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है। सबसे पहले इसको आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम में, एक पार्क में खेलने वाले विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक सर्वेक्षण इस प्रकार पाया गया। उपरोक्त आंकड़ों को दर्शाने के लिए एक आयत चित्र बनाइए। तो हमें एक आयत चित्र यानी कि हिस्टोग्राम बनाना है। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि जो हमें ये दिया गया है क्लास इंटरवल, तो इसमें गैप कितने कितने का है। देखिए 1 से 2 यानी 1 का गैप है, इसमें भी 1 का, इसमें लेकिन 2 का है, इसमें भी 2 का, इसमें 3 का, यानी कि गैप जो है वो इक्वल नहीं है, सेम नहीं है। तो इस तरह का हम हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, ये थोड़ा सा अलग इसमें हिस्टोग्राम बनेगा हमारा। ठीक है, अब देखना ध्यान से कैसे हम बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहला कॉलम हम बनाएंगे जो हमें ये एज वाला कॉलम दिया है इसका। तो एज हमें क्या दिया है 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5 और 5 to 7, 7 to 10, इसके अलावा 10 to 15 और 15 to 17 ये हमें एज दिया है। तो पहला कॉलम हम इसका बनाएंगे। इसके बाद दूसरा कॉलम हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन का दिया हुआ है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन हम लिख देंगे। मैंने खाली नंबर लिख दिया, आप पूरा लिखना। सबसे पहले 5, फिर 3, फिर उसके बाद 6 और फिर 12, 9, 10 और 4।
ये हमें दिया गया है। ठीक है, अब इसमें क्योंकि हमारा जो ये दिए गए हैं एज, इनके जो गैप हैं, जो इनके बीच का गैप है वो इक्वल नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि इसका जो हिस्टोग्राम है वो हमारा थोड़ा सा अलग बनेगा। तो इसका हिस्टोग्राम जो है वो अलग कैसे बनेगा, इसके लिए हमें यहाँ पर 2 और कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। एक कॉलम हमारा बनेगा विड्थ का। ठीक है, तो विड्थ हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम देखते हैं कि जो ये हमारा एज दिए गए हैं इनके बीच कितने का गैप है, 1 to 2 है, तो इसीलिए 1 का गैप होगा। ये 2 to 3 है तो इसमें भी 1 का गैप होगा। 3 to 5 है, इसमें 2 का गैप है, इसमें भी 2 का, इसमें हमारा है 3 का, इसमें 5 का और इसमें 2 का। ठीक है, तो एक कॉलम आपको इस तरह से विड्थ का बनाना है और दूसरा आपको लेंथ का कॉलम बनाना है। ठीक है, अब लेंथ का कॉलम जब हमने बनाया है तो इसमें हम क्या लिखते हैं, तो देखिए थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना, लेंथ हम कैसे निकालते हैं। इसके लिए जो हमें ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया है यहाँ पर कितना है 5, तो 5 को आपको ऊपर लिखना है और इसका विड्थ कितना है 1, तो 1 आपको नीचे लिखना है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा हमें इसमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 3 है, तो 3 हमें ऊपर और इसका विड्थ 1 है तो 1 नीचे। इसमें हमारा नंबर ऑफ चिल्ड्रन 6 और विड्थ है 2, तो 2 नीचे। इसमें है 12 तो 12 लिखेंगे और नीचे ये 2। इसी तरह से ये 9, इसके नीचे आ जाएगा 3 और इसमें है 10, 10 के नीचे आ जाएगा 5 और इसमें है 4, 4 के नीचे 2। अब इनके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई इन सब के साथ हम इस तरह से कर देंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो ये विड्थ हमें दिया हुआ है, ये जितना जो विड्थ आया है इसमें मिनिमम कौन सा विड्थ है, मिनिमम हमारा ये 1 है, तो इसीलिए सबके साथ 1 का इस तरह से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लेंथ कैसे फाइंड करते हैं। अब 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5, नीचे 1 है तो ये हमारा क्या आ जाएगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 से 1 कैंसिल हो गया तो सिर्फ 5 बचा, तो ये आ जाएगा 5। इसमें 1 से 1 कैंसिल हो गया तो 3 बचेगा। ये हमारा इसमें 2 से ये 6 1 जा 6, तो 6/2 हो गया। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। इसी तरह से ये 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। 3 से 9 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 और 2 से 4 को करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो ये हमारा लेंथ आ गया। अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं 5 3 3, इसको हमें देखना है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें इसका हिस्टोग्राम बनाना है। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ पेपर का यूज करते हैं। तो ये हमारा इस तरह से आपको ग्राफ बनाना है। इसमें ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम एज लेंगे, जो हमें ये एज दिए हुए हैं इनको हम एक्स एक्सिस पर इस तरह से लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैंने जो गैप है वो 2 2 का गैप लेकर किया है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं एज जो है वो 17 तक है, तो इसीलिए 1 2 3 इस तरह से मैं लूंगा, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम 2 2 का गैप लेंगे। अब इसमें आप सोचेंगे कि 1 3 5 वो सब कहाँ गए, तो देखिए 0 से 2 के बिल्कुल बीच में, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा 1, 2 से 4 के बिल्कुल बीच में यानी यहाँ पर ये हो जाएगा 3। ऐसे ही ये सारे आगे तक चलते जाएंगे। और जो वाई एक्सिस है इस पर हमने नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिया है। तो अब देखिए हमें यहाँ पर क्या देखना है, सिर्फ ये जो एज वाला कॉलम है इसको देखना है और ये जो लेंथ वाला कॉलम है इसको हमें देखना है। इन दोनों को अब हमें भूल जाना है। जब हम ग्राफ बनाएंगे यानी कि हिस्टोग्राम को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें सिर्फ ये और ये देखना है। तो पहला है 1 2 2, 1 to 2 का लेंथ कितना है 5। तो देखिए 1 to 2 हमारा कहाँ पर आएगा, देखिए 0 से 2 के बिल्कुल बीच में यहाँ पर 1 हो जाएगा और 2 यानी यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा एज। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है 5 है, तो 5 यानी कि ये रहा 5, तो यानी कि यहाँ तक हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से हम स्केल की हेल्प से ये लाइन खींच देंगे और फिर यहाँ से इस तरह से। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा बन गया पहला वाला हिस्टोग्राम। ठीक है, यानी कि पहला जो ये एज है इसका हमने बना दिया। अब दूसरा एज में 2 to 3 है और इसका लेंथ 3 है। तो देखिए
2 to 3, 3 2 और 4 के बीच में यहाँ पर आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक अब हमें बनाना है। और इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ हमारी है 3। तो 3 कहाँ तक आएगा? 3 यहाँ तक। तो अब हम स्केल की हेल्प से इस तरह से यहाँ पर खींच देंगे, तो ये हमारा दूसरा बन गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, अगला हमारा है 3 to 5 और इसकी लेंथ है 3। तो अब देखिए 3 to 5, 3 यहाँ पर है और 5 ये 4 है, ये 6 है, इनके बिल्कुल बीच में यानी यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ भी 3 थी, तो इसीलिए 3 हमारा यहाँ तक हो जाएगा। तो इस तरह से हम बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 5 to 7। 5 to 7 का लेंथ है 6। तो देखिए 5 to 7 यानी कि यहाँ तक होगा, तो इसकी लेंथ जो 6 है, तो 6 यानी कि यहाँ तक हमारा आएगा, ठीक है। तो अब हम इस तरह से इसको भी ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से इसको हम ऊपर तक लेके जाएंगे यहाँ तक, और इसको इस तरह से मैच यानी कि मिला देंगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है 7 to 10। 7 to 10 का जो लेंथ है वो 3 है, तो 7 यहाँ पर और 10 यहाँ पर, इसकी लेंथ 3 है यानी कि यहाँ तक। तो अब हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर देखिए 7 to 10 हो गया। अब 10 to 15 है और इसकी लेंथ 2 है, तो 10 to 15, 10 ये रहा, 15 हमारा यहाँ पर आएगा। इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ 2 है, तो 2 यानी कि यहाँ तक आएगा। तो इस तरह से हम इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारा है 15 to 17 और इसकी लेंथ भी 2 है, तो 15 यहाँ पर और 17 यहाँ पर आ जाएगा। इसकी लेंथ भी 2 है यानी कि इतना तक, तो इसको हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। तो अब हमारा फाइनली ये जो ग्राफ है ये आपका इस तरह से बन गया, ठीक है। तो जो हमारा हिस्टोग्राम होता है जिसमें जो क्लास इंटरवल है वो हमारा, उनके जो बीच का गैप है वो सेम ना हो, तो इस तरह का आपका बनता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारा 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।